स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो इसके पहले हमने प्रश्न नंबर 111 तक पढ़ लिया है जिसमें बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ लिए थे। अब चलिए विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और व्हाट्सएप चैनल लिंक है, वहाँ से भी डायरेक्ट क्लास का लिंक आपको मिल सकता है जो भी क्लास अपलोड होगा। प्रश्न नंबर 112, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षु को शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि मैंने पूरा सीरीज एमसीक्यू बुक से पूरा पढ़ा दिया है, जाकर वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, पेड कोर्स नहीं लेना है। विजयनगर राज्य के पतन के क्या कारण थे बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य का तालीकोट के युद्ध के बाद पतन हो गया था, जिसमें निम्न कारक उत्तरदायी थे। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? जब तालीकोट का युद्ध हुआ तभी। पहला देखिए, बहमनी राज्य से अनवरत युद्ध। तो जो बहमनी राज्य है उससे अनवरत युद्ध होता, तब इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अयोग्य सैनिक संगठन था, प्रांत पतियों की प्रबलता थी, राज्य के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का आवास। तो जो राज्य है उसके पश्चिमी तट पर क्या होता है, जो पोर्टुगस सब पहले भारत में व्यापारी बन के आए थे, पहले जो थे कंपनी के शासक में पुर्तगाली आए थे। अंतिम शासकों का अत्याचार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 113, गेसर क्या है? देखिए, गेसर यह एक गर्म जल का स्रोत होता है। तो गेसर क्या होता है? गर्म जल का स्रोत होता है, जिससे गर्म जल तथा वाष्प समय समय पर निकला करती है। तो गेसर क्या होता है? गौ से गेसर, गौ से गर्म जल और वाष्प समय समय पर क्या करती है? निकलती रहती है। गेसर आइसलैंड गेसर क्या है? आइसलैंड भाषा के गेसिर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है तेजी से उछलता हुआ अथवा फुहार छोड़ने वाला। तो गेसर किससे बना है? गेसिर से, आइसलैंड भाषा से, और इसका अर्थ क्या है? तेजी से उछलता हुआ या फुहार छोड़ने वाला। तो तेजी से उछलता हुआ या फुहार छोड़ने वाले को गेसर कहते हैं। इस प्रकार शाब्दिक विवेचन से स्पष्ट है कि गेसर गर्म पानी के स्रोतों को कहा जाता है, जिनसे समय समय पर उष्ण जल तथा फुहारों के रूप में बड़ी तीव्रता से ऊपर उठती हैं। संसार में जितने भी गेसर पाए जाते हैं वे सब सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। गेसर का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही आकर्षक तथा मनोहारी होता है। यही कारण है कि ये गेसर पर्यटकों के आकर्षण केंद्र होते हैं। तो जो विश्व में गेसरों के वितरण का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका के अलावा अन्य सभी महाद्वीपों में गेसर देखे जा सकते हैं। तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका मुख्यतः गेसर वाले स्थान हैं। प्रश्न नंबर 114, ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न होने वाली स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होने वाली स्थितियां, तो देखिए ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होने वाली क्या स्थितियां हैं? तो ज्वालामुखी क्रिया का क्षेत्र धरातल के नीचे एवं ऊपर दोनों ओर होता है, अतः ज्वालामुखी स्थल रूपों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला, बाह्य स्थल रूप। ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र की सहायता से होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ के मुख के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है और शंकु का रूप ले लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। जो निर्मित शंकु क्या है? ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। तो धीरे धीरे यही ज्वालामुखी शंकु ऊंचा उठकर पर्वत का रूप ग्रहण कर लेता है। तो यही ज्वालामुखी क्या होती है? शंकु का रूप धीरे धीरे पर्वत बन जाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो जो जापान का जो फ्यूजियामा है, जो जापान का फ्यूजियामा जो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है। क्यों? क्योंकि वो बाह्य स्थल रूप है, जिससे ज्वालामुखी से शंकु निर्मित हो गया, शंकु से ज्वालामुखी। तो आपका क्या हो गया? ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होने के लिए पहला बाह्य स्थल रूप बन गया। उसके बाद दूसरा क्या है? आभ्यंतरिक स्थलाकृतियां। एक हो गया बाह्य स्थल रूप में स्थलाकृति बनता है, यानी कि जमीन के ऊपर बनता है, और एक अंदर आभ्यंतरिक स्थलाकृतियां। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भूगर्भ की गहराइयों से गर्म लावा निकलता है, आंतरिक संवहनी तरंगों के प्रभाव में आकर
भूपटल की ओर ऊपरी मुखी संचलन करता है तथा मार्ग में गहराइयों पर मिलने वाली चट्टानों तथा उनकी दरारों में लावा धीरे धीरे जम जाता है, जिन्हें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां कहा जाता है। इनमें इनमें क्या है? इनमें बैथोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक प्रमुख रूप से उल्लेखनीय स्थलाकृतियां हैं जमीन के अंदर। याद रखेंगे, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ और फैकोलिथ और सील और डाइक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 115, प्रश्न नंबर 115 क्या है? छत्रक शिला से क्या आशय है? तो छत्रक शिला देखिए आपने छोटे कक्षाओं में पढ़ा है, रेगिस्तान में बनता है। तो पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग इससे अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला कुछ इसी प्रकार होता है, जब हवाएं चलती हैं ये भाग क्या होता है? पतला हो जाता है और ये छत्ते के समान रहता है, इसी को छत्रक शिला रेगिस्तानों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 116, प्रश्न नंबर 116 क्या है? बालू का स्तूप का निर्माण किस तरह होता है, बताइए। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। ये मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। इनका आकार क्या होता है? गोल होता है, नवचंद्राकार। क्या होता है? गोल होता है, नवचंद्राकार होता है, गोल और ऐसे नवचंद्राकार तथा अनुवृत्ताकार रूप में होता है। तो जो बालू का स्तूप होता है गोल होता है, नवचंद्राकार होता है और अनुवृत्ताकार रूप में होता है। नवचंद्राकार अथवा चापाकार बालू का स्तूप को बरखान भी कहा जाता है। तो जो नवचंद्राकार होते हैं या चापाकार बालू का ये क्या है? शेप है, ये शेप का टाइप है। जो ये नवचंद्राकार जो नवचंद्राकार और चापाकार शेप में होते हैं उसको, उस बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 117, वायुमंडल के संगठन व इसकी संरचना से आप क्या समझते हैं? देखिए इस लेक्चर में आपका सामाजिक अध्ययन का लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग सब खत्म हो जाएगा। तो जाइए सारे लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने जो भी पढ़ाए हैं आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां से देख के पढ़ सकते हैं। तो वायुमंडल के संगठन व इसकी संरचना से आप क्या समझते हैं? तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें ठोस एवं तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। देखिए वायु विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है। इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का होता है। इनमें से एक गैस है नाइट्रोजन 78.08%, दूसरी गैस है ऑक्सीजन 20.95%, शेष 1% में आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है आदि गैसें शामिल है। ऑक्सीजन गैस के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं, ये तो आपको ही पता है। बिना ऑक्सीजन के सांस नहीं ले सकता मनुष्य, इसी से जीवनदायिनी गैस है, अतः यह प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस मानी गई है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। तो जो नाइट्रोजन की अधिकता है वो क्या? आग लगने की संभावना को कम करती है। पेड़ पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। हरे पौधे इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं और जैविक पदार्थों कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प सूर्य की लघु तरंगों को अंदर आने देती हैं, परंतु इससे उत्पन्न भूपटल से होने वाले पार्थिव विकिरण के दीर्घ तरंगों को बाहर नहीं जाने देती, यानी कि हानिकारक जो बड़ी बड़ी तरंगें होती हैं, तथा इस प्रकार यह पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बनाए रखने में सहायता करती हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसों के अतिरिक्त जो जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं उनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। नमक NaCl तथा धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नमक तथा धूल के कण क्या करते हैं? नमक हो गया चाहे धूल के कण हो गया,
ये क्या होंगे, ये सब जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं जल बूंदों के कारण होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 क्या है, भौतिक अपक्षय से क्या आशय है। तो देखिए भूगोल का प्रश्न है, 2 नंबर में आता है, आप बना के अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। भौतिक अपक्षय, तो चट्टानें दिन में सूर्य के ताप से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात्रि में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार चट्टानों के बार बार फैलने एवं सिकुड़ने से वे धीरे धीरे निर्बल पड़ने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं। यानी कि चट्टानें जब दिन में सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या होती हैं, अत्यधिक तापमान से चट्टानें क्या हो जाती हैं, लचीला हो जाती हैं। जब लचीला हो जाती हैं और रात में जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ये सिकुड़ के खूब मजबूत होने लगती हैं। तो ये प्रोसेस लंबे समय अंतराल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 50 साल, 500 साल, ऐसे लंबे अंतराल पे क्या होती हैं, ऐसे होते होते चट्टानें कमजोर होने लगती हैं तथा टूट जाती हैं। इससे चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है। हवा भी क्या करती है, अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को भौतिक अपक्षय कहते हैं। प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 क्या है, वायु दाब की प्रमुख पेटियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो वायु दाब की प्रमुख पेटियां देखिए, वायु दाब की प्रमुख पेटियां, पृथ्वी पर वायु दाब की निम्नलिखित पेटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी। पहला, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब। तो हमारा ये पृथ्वी है, ग्लोब है, देखिए ये ग्लोब है, इसी पे जो ये एकदम पृथ्वी के बीचों बीच है 0 डिग्री अक्षांश, तो इसी को क्या कहेंगे, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। इसका विस्तार भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी, तो हमारा ये क्या है 0 डिग्री है, तो यहाँ से 5 डिग्री यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध में, और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 5 डिग्री यहाँ पे देखिए दक्षिणी अक्षांश। ये यही क्या है, यही जो रीजन है, ये वाला क्षेत्र जो भी देश पड़े अक्षांश रेखाओं के बीच में पाया जाता है, क्या है, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे तापमान की अधिकतम मात्रा उपलब्ध होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की हवा गर्म हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु दबाव कम हो जाता है। इस कम दबाव वाली पेटी को डोलड्रम भी कहते हैं। ठीक है, इस वाले पेटी को क्या कहते हैं, डोलड्रम भी कहते हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, डोलड्रम भी कहते हैं। इसे शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे डोलड्रम, जो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री, और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले बीच को क्या कहेंगे, विषुवतीय भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। यहाँ पे क्या होती है, वर्ष भर हवा चलती है, ज़्यादा गर्म रहती है, सूर्य की किरणें तेजी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, और डोलड्रम इसको कहते हैं, और शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा पेटी है, दूसरा क्या है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी क्या है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री उत्तरी तथा 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो ये हमारा ग्लोब है। अब देखिए ये हमारा 30 डिग्री यहाँ पे, अब 35 डिग्री दक्षिणी, ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी को कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। यहाँ तापमान की भी अधिक रहता है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के नीचे उतरने से वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। कहाँ पे, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। तीसरा देखिए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी क्या है, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री और 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ये 60 डिग्री उत्तरी और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य
निम्न वायुभार की ये पेटियां पाई जाती हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाती है, यानी कि विरल मतलब दूर दूर हो जाती है। अतः यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। चौथा क्या है? ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश, तो 90 डिग्री यहाँ पे देखिए, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री ये साउथ है और 90 डिग्री नाइन्थ, और ये 0 डिग्री हमारा अक्षांश है, तक पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः तापमान अस्थायी रूप से निम्न रहता है। अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझेंगे, आसान है बहुत, कुछ बहुत कठिन नहीं है। आशा करते हैं अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं अलग से वायुदाब की पेटियों के बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस आप लोगों का कमेंट आना चाहिए कि ये आपको नहीं समझ में आया है सीरीज का भाषा। सबसे लास्ट प्रश्न देखिए हमारे इस राजन सीरीज का, प्रश्न नंबर 121 है ये। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे और इसके बाद हिंदी हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, पूरा हम लोग का खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 राजन सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2022 में पूछा है। तो चोल प्रशासन अपने सुसंगठित नौकरशाही के साथ उच्च कोटि के कुशल स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के समन्वय के लिए विख्यात है। स्थानीय जीवन के विभिन्न अंगों हेतु अनेक संस्थाएं थीं जो परस्पर सहयोग से कार्यों का संपादन करती थी। राजशाही की संपूर्ण शक्ति एक मंत्रिपरिषद और एक संगठित नौकरशाही में निहित थी। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए चोलों ने अपने साम्राज्य को 9 प्रांतों में विभाजित किया हुआ था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। तो जो चोल थे वो क्या करते थे, अपने 9 प्रांतों में विभक्त हुए थे, जिन्हें हम लोग मंडलम कहते थे। सभी विभागों के प्रमुख राजा के संपर्क में रहते थे। तो जो भी, जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, जो डीएम होता है वो पीएम और सीएम से कनेक्ट रहता है। ठीक है, उसी प्रकार जो हर विभाग के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो क्या थे, राजा से कनेक्टेड रहते थे। इस प्रकार हम लोग पूरा सीरीज पढ़ लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम से जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं उन्हें हमारे क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने पूरा PDF नोट्स के साथ मैंने आपको पूरा पेड कोर्स दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को शेयर कर देंगे। जय हिंद।